नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम वर्ल्ड न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। वर्ल्ड न्यूज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे दुनिया भर की तमाम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। किन दो देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं, कहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, कहां पर परफेक्ट डील होने जा रही है और कहां पर किसी तरह के संकट से आम जनमानस सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। और हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर एक्सपर्ट्स क्या अपनी राय रखते हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और सबसे पहले बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार समझौते के बेहद करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अब तक अभी पूर्ण रूप से अपने अनुमोदन की बात यानी हामी की बात नहीं कही है, लेकिन काफी हद तक स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर 28 फरवरी से शुरू हुआ मिडिल ईस्ट में जो गतिरोध है वो अब लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके जल्द सामान्य होने की खबर भी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और दूसरी तरफ ईरान की मौजूदा हाई लेवल की रिजीम कह रहे हैं कि एक परफेक्ट डील के तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच जो एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर जो बातचीत है उस पर भी काफी हद तक स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए किस तरह से जो फाइनल डील है उसको लेकर जो स्थिति है वो काफी हद तक समझ में भी आ रही है, क्योंकि दबाव दोनों तरफ से है, अमेरिका पर भी, अपने ही देश के लोगों से और ईरान के अंदर भी। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। 28 फरवरी से जो शुरू हुआ मिडिल ईस्ट का जो पूरा युद्ध है वो लगातार कभी हाई फ्लेम लो फ्लेम, हाई फ्लेम लो फ्लेम की तरह गुजरता नजर आया, लेकिन अब काफी हद तक कहा जा रहा है कि शायद वो दिन आ रहे हैं जब आशंका के बादल छटते हुए नजर आएंगे और दोनों ही ये जो पार्टीज हैं ये किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचती नजर आएंगी। क्या ये अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, र्यूमर्स हैं, या सच्चाई के तरफ पहुंच रहे हैं ये लोग? देखिए कुणाल जी, ये डील से ज्यादा एक जुगारू डील मैं मानता हूं इसको। अभी इस पे पूरी तरह से रजामंदी शायद राष्ट्रपति ट्रंप देने की तैयारी में है। उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, जो अभी हालात बने हैं, जो वैश्विक परिदृश्य है और अमेरिका में जो डोमेस्टिक प्रेशर है, वो दोनों अमेनो राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध जा रहा है और ऐसे में वो एक एग्जिट ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। और इसीलिए शायद अभी तो पूरी तरह से समझौते की तो बात ही नहीं हो रही है, एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है जिसके तहत 30 दिनों के अंदर शायद जो हॉर्मुज है उसको खोलने की बात हुई है। और उसके बाद धीरे धीरे सैंक्शंस हटेंगे, परमाणु मुद्दा तो पीछे चला गया है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप थोड़ा सा झुकते दिख रहे हैं, थोड़ा पीछे होते दिख रहे हैं। और ईरान की भी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक संकट का दौर चला है वैसे में ईरान निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर में है। एक तरफ वहां महंगाई और सामानों की किल्लत हो रही है, दूसरी तरफ सैंक्शंस का दौर चला हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ी सी हड़बड़ी दिख रही है। अब ऐसे में उम्मीद की किरण बंधी है कुणाल जी, क्योंकि बीते दिन एक बड़ा अलग सा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज चैनल पर ट्रेंड कर रहा था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मिड टर्म चुनाव की भी मैं परवाह नहीं करता, जिस कदम को मैंने आगे उठा लिया है पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अचानक से 24 घंटे के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज, क्या कारण आप मानते हैं? और दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल कि जो अंदर ही अंदर अब सवाल उठने लगे, न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं मोहम्मद जोराब ममदानी, उन्होंने कहा कि एक ऐसा युद्ध का सामना अमेरिका कर रहा है जिसके लिए अमेरिकन्स ने कभी ग्रीन सिग्नल ही नहीं दिया, सीनेट की तरफ से कोई वोटिंग ही नहीं हुई और हम उस लड़ाई का पार्ट हो गए जो ना हमने कभी चाही थी और ना हम उसमें सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक तरफ तो ये अमेरिका की लड़ाई है नहीं, ऐसी भी स्टेटमेंट आई है, ये तो इजराइल के लिए अमेरिका लड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो डोमेस्टिक प्रेशर या जो जोहरान ममदानी का स्टेटमेंट आपने बताया, अब तो उसकी अपनी पार्टी, ममदानी तो विपक्षी पार्टी से है, अब तो रिपब्लिकन पार्टी के भी सीनेटर्स
ट्रंप के अगेंस्ट बोलने ही नहीं लगे हैं, वोट भी देने लगे हैं। तो ऐसे में प्रेशर तो जरूर है, हालांकि वो एक ऑप्टिक्स तैयार करते हैं, नैरेटिव वो सेट करते हैं ट्रंप कि भाई हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। ऑब्वियसली उनको आगे इलेक्शन राष्ट्रपति का तो जीतना नहीं है, खड़ा ही नहीं हो सकते वो। लेकिन अमेरिका की संसद का जो उल्लंघन उन्होंने किया है, वॉर को टेक्निकल टर्म में वॉर नहीं बता के, और अब तो 3 महीने से ऊपर होने चला, चौथे महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं वॉर के, जो जो इस तरह के माहौल बने, तो अब ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव में तो है। हालांकि जो हेडलाइनर्स हैं, चाहे वो इजराइल के हों, अमेरिका के हों, वो तो चाहते हैं कि एक मुकाम पे इसको लेके छोड़ा जाए। बीच में रहना वो शायद इजराइल के लिए खतरे की घंटी होगी। लेकिन ट्रंप अब प्रेशर में है, क्योंकि ऑयल एंड गैस की प्राइस अमेरिका में भी काफी बढ़ी है, जबकि वो एक्सपोर्टर है। दूसरी तरफ खाड़ी के देश भी उससे अलग थलग होते दिख रहे हैं। जो उसके नेटो के देश थे वो भी अमेरिका के साथ नहीं उस तरह से आए। ऐसे में उनकी मजबूरी हो गई है। और ईरान भी कहीं ना कहीं हॉर्मुज में जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी रही, उससे कुणाल जी ईरान का दम तो घुटा है, और कई अभी सैंक्शंस उस पे फिर से अमेरिका ने अनाउंस कर दिए हैं। उस सैंक्शन की वजह से उस पे और ज्यादा सख्ती आई है, और जब इकोनॉमिक लाइफलाइन उसका बंद हो जाएगा तो उसकी छटपटाहट बढ़ी है। उसके पास अभी एक ही जो सेविंग आप कह लीजिए उससे है, रक्षा और सुरक्षा और गारंटी, वो हॉर्मुज का जो उसने कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से ईरान अभी तक बचा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, लेकिन अजिताभ सर, कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हर कुछ घंटों में फैसले बदल रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि जो अमेरिका की जो सीनेट की टॉप रिजीम है वो दो फाड़ में बट चुकी है, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल में खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, कुशनर हैं, जबकि नरम दल में हम जेडी वेंस को देख रहे हैं, तुलसी गबार्ड को देख रहे हैं, काश पटेल को देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। लिहाजा जो फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स है वो काफी हद तक इस युद्ध को प्रभावित कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि आप एक कंक्लूजन पर पहुंचे और जल्दी यहां से बाहर निकले। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो तुलसी गबार्ड का रिजाइनेशन हुआ, जो अमेरिका के इंटेलिजेंस की डायरेक्टर थी, हेड थी, उन्होंने तो पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि ईरान से अमेरिका कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, और अभी वो परमाणु बम भी नहीं बना रहा है, ऐसा IAEA ने कहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है। तो उसके बीच में अपने मातहतों, कई सहायकों की बोलियों का, उनके सजेशंस का को इग्नोर करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने गरम दल के साथ अपना जो रुख अख्तियार किया और ईरान पे अटैक किया। उसका परिणाम अब देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है उनको। इसीलिए देखिए, अब जेडी वेंस का स्टेटमेंट कल आया है, जो थोड़े से नरम दल की तरफ हैं, वो तो पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं कि शायद समझौता ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़े से जो शब्दों का खेल है उस पे कुछ फंसा हुआ है। तो निश्चित रूप से अमेरिका की कांग्रेस में ही नहीं, अमेरिका के जो रूलिंग पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है उसमें भी दरार आई हुई है कहीं ना कहीं। अब तो ऐसी बातें आ रही हैं, यही कारण है कि लगातार बहुत हद तक स्थिति नजर आ रही है कि शायद बहुत जल्द समाधान निकला। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर, बात मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है और बात जुड़ी हुई है कुवैत से। जी हां, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तनाव के बीच कुवैत पर मिसाइल ड्रोन से अटैक हुआ है। युद्ध विराम की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। ईरान की तरफ से तेल आपूर्ति उससे काफी हद तक प्रभावित होती नजर आ रही है, और इससे अमेरिका ने नई रक्षात्मक कार्रवाई का संदेश दिया है। तो क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कुवैत के अंदर ईरान की तरफ से हुई ड्रोन कार्रवाई से काफी हद तक चीजें अलग सिरे पर जाती हुई नजर आ रही है। अब डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, कैसे आप देखते हैं कुवैत पर, क्योंकि यही कहा गया था कि अमेरिका ने अपनी रक्षात्मक कार्रवाई की और उसके हिसाब से ईरान की एक बोट को निशाना बनाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो थी, और आपको याद होगा जो बंदर अब्बास वाला जो इलाका है वहां पर भी एक के बाद एक 3 धमाके हुए। जैसे धमाके हुए थे, ईरान रिटेलिएट करना ही था, और उसके तुरंत बाद जो मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं वो समझ गए कि भाई निशाना हम बनेंगे, और वही हुआ, कुवैत पर अटैक हो गया। देखिए, ये कुणाल जी बेसिकली पिछले 72 घंटे में ये इस तरह की 2-3 अटैक की खबरें आई हैं। पहले तो जैसा अभी मीडिया की खबरों के अनुसार पहले
ये देखा गया, अमेरिका ने इनफैक्ट ये आरोप लगाया है कि ईरान के कुछ जो बोट्स थे वो समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम कर रहे थे, तो अमेरिका ने उसको काउंटर किया। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि अमेरिका अपने कुछ वेसल्स को हॉर्मुज से निकालने की कोशिश कर रहा था, जी। उसको आईआरजीसी के ने रोकने की कोशिश की और दोनों में काउंटर अटैक हुए हैं। और उसी में इनफैक्ट 4 ड्रोन ये क्लेम किया ईरान ने कि उसने शायद मार गिराए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी क्लेम किया कि हमने उस पे अटैक किया। और उस बीच उसी का बदला लेने के लिए ये कुवैत पे एक तरह से जो मिसाइल अटैक हुआ है, उसी का बदला लेने के लिए कुवैत के एक तेल ठिकाने पे ईरान ने अटैक किया है। ये सरासर इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए कुवैत और यूएई ने दोनों ने इसको क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। और अमेरिका ने तो हालांकि वैसे इस खबर से मना किया है कि एक उसका MQ-9 जो ड्रोन है, 3 करोड़ से ऊपर डॉलर का एक एक ड्रोन है, उसको भी मार गिराने की ईरान ने दावा की है। अगर ऐसी छुटपुट घटनाएं होती हैं तो मुझे इससे नहीं लगता कि वार्ता में कोई ज्यादा अभी परेशानी दिखेगी, तो क्योंकि ऐसे इस में तरह आप की जो ये मिडिल कह ईस्ट तो की कैटेगरी में आने वाले जो तमाम देश हैं उनके रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब जब अमेरिका या इजराइल ईरान पर अटैक करता है, ईरान का रिटेलिएशन इन्हीं गल्फ कंट्रीज के अमेरिकन बेस पर होता है, यानी नुकसान सीधे इन गल्फ कंट्रीज को होता है। वो लगातार प्रेशर नहीं बना पा रहे ना इजराइल पर ना अमेरिका पर कि भाई आप युद्ध के तहत कार्रवाई करते हैं, नुकसान हमारा हो जाता है, तो यानी कि किसी काम के नहीं बचे ये। बिल्कुल आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कुणाल जी। गल्फ कंट्रीज के दिक्कत है कि अमेरिका की गोद में जाके वो बैठ गए थे। अमेरिका ने इन सारे जगहों पे ज्यादातर अपना ठिकाना बना रखा है, अपने बेसेस, मिलिट्री के बेसेस बना रखे हैं, अपने फाइटर प्लेन्स को डिप्लॉय कर रखा है। और जो उसका एक था कि वो रक्षा का, सुरक्षा का जिम्मेवारी अमेरिका ने ले रखी थी, वो सारा ईरान ने एक्सपोज कर दिया। अपने एसिमेट्रिक वार, जो एक तरह से कहिए गुरिल्ला वार था, उससे उसने उस जो रक्षा तंत्र था उसको तोड़ दिया। अमेरिका का फोकस ज्यादा गल्फ की बजाय इजराइल को बचाने में हो गया और उसकी वजह से गल्फ देशों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान, सामरिक रूप से और सुरक्षा रक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए अब वो दूर होते जा रहे हैं। और अमेरिका ने जिस तरह से अभी ओमान पे को एक तरह से धमकाया है और उस पे सैंक्शन तक लगाने की बात की है, ये गल्फ कंट्रीज को और अमेरिका से दूर ले जाएगा, क्योंकि ओमान जैसे सहायक मित्र देश और जो एक न्यूट्रल और एक तरह से मध्यस्थ को जिस तरह से टारगेट किया है अमेरिका ने, ये गल्फ देशों के लिए एक अलग मैसेजिंग है और कहीं ना कहीं इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। चलिए, ये तो अब तक बात हुई गल्फ कंट्रीज की, बात हुई युद्ध की, लेकिन अब कुछ ऐसी खबरों का रुख कर लेते हैं जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती नजर आ रही है। बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, और क्लाइमेट चेंज के तहत बढ़ता तापमान, टेम्परेचर दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी जारी की है कि अगले 5 साल में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। बड़ी खबर, अगले 5 साल में रिकॉर्ड गर्मी संभव है। यूनाइटेड नेशंस ने चेताया है 1.5 डिग्री तापमान धरती का बढ़ सकता है, यानी कि चाहे वो ग्लोबल साउथ हो, ग्लोबल नॉर्थ हो, 5 कॉन्टिनेंट हो, 7 महासागर हो, आप कुछ भी तरीके से आप समझने का प्रयास करें, लेकिन पूरी दुनिया इस वैश्विक संकट का सामना कर सकती है, जहां पर लगातार बढ़ता तापमान दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनेगा। चाहे वो एशियन नेशन हो, अफ्रीकन हो, चाहे यूरोपियन हो, या साउथ अमेरिकन हो, या नॉर्थ अमेरिकन हो। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वैश्विक औसत तापमान बढ़ेगा, बल्कि जो मौसमी घटनाएं हैं, यानी कि बाढ़, आंधी, तूफान, आगजनी, ये लगातार बढ़ती नजर आएंगी और तमाम देशों को एक छत के नीचे आकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, ईरान इजराइल युद्ध तो कुछ देशों तक सीमित है, लेकिन जिसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने चेताया है कि भाई अगर सब कुछ अब भी ठीक नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के सामने संकट होगा, कोई नहीं बचेगा, ना एशियंस, ना अफ्रीकन्स, ना यूरोपियंस, ना लैटिन अमेरिकन्स, ना नॉर्थ अमेरिकन्स, ना ऑस्ट्रेलियंस, सब इससे प्रभावित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। वैश्विक तापमान का बढ़ना एक बहुत बड़ी चिंता है और इसके लिए
काफी प्रयास यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किए जा रहे हैं, बट वहां पे चुनौती आ रही है। एक तरफ तो जिस तरह से ये वॉर चल रहा है, चाहे वो ईरान में देखिए, 2-2 हजार 3-3 हजार किलोग्राम के बम जो इतने गिराए गए हैं, उसका कहीं ना कहीं असर तो पर्यावरण के पर हो रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और तीसरा इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति तो पर्यावरण संकट को मानते ही नहीं है। हाँ 66 ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जिससे अमेरिका ने हाथ खींच ली है, राष्ट्रपति ट्रंप उससे अलग हो गए हैं। वो स्वास्थ्य से रिलेटेड WHO जैसे संगठन है, या पेरिस समझौता, पर्यावरण समझौता है, इन सब से अमेरिका ने फंडिंग भी खींच ली है, और उसकी वजह से जो एक कोलैबोरेशन था, एक कलेक्टिव एफर्ट, ग्लोबल एफर्ट था, वो कमता जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से आप देखिए, और कई अन्य विश्व के अन्य देशों ने ग्लोबल जो जीरो कार्बन का एक अपना संकल्प लिया है, कि हम, जैसे भारत ने कहा है 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन जीरो कर देंगे, और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं का भी, जैसे हाइड्रोजन को यूज करने का है, और बहुत सारे जो ग्रीन फ्यूल यूज करने की बात है। एक उन्होंने और बहुत बड़ा प्रोग्राम जो अनाउंस किया है, वो पंचामृत प्रोग्राम बिल्कुल जो बिल्कुल। भारत ने अनाउंस किया है। भारत की तरफ से और विश्व के कई देश बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो आपने बताया बढ़ेगा, तो इससे दुनिया में एक तो पर्यावरण संकट, उससे मानवीय संकट, खाद्यान्न संकट, फ्यूल संकट, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। बारिश पे असर पड़ेगा, उससे खाद्यान्न प्रोडक्शन कम हो जाएगा, समुद्र का तापमान बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता एक है विश्व के सामने, और इसको सबको और मिलके बड़ी बात है इसका प्रयास करना अजिताभ चाहिए, सिंह सर और कि इंडिविजुअल प्रयास भी जरूरी है। हम इसका ट्रेलर देख रहे हैं लगातार 2-3 सालों से, कि जब बारिश आती है तो इतनी ज्यादा आती है कि कई इलाकों में बाढ़ हो जाती है, गर्मी होती है तो जितने रेन फॉरेस्ट छोड़िए, रेन फॉरेस्ट तक वो धधकते हुए नजर आते हैं। अमेजोन की तो तस्वीर आपको पता ही होगी। और जब बात सर्दियों की होती तो इतनी प्रचंड सर्दियां पड़ रही कई इलाकों में, तो कि जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है फरवरी या मिड मार्च तक का, वो एक्सटेंड कर रहा है, अप्रैल और मिड अप्रैल तक आ रहा है। बिल्कुल, अब तो ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इस बार जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशंस का भी है, और जो इंडिया में IMD है उसने भी किया है, कि अल नीनो, जिसकी वजह से हमारा मॉनसून पे प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और इस बार बारिश थोड़ी कम होने की आशंका है। इससे हमारे लिविंग कंडीशंस पे भी, और हमारे पर्यावरण पे, और हमारी खाद्य सुरक्षा पे भी असर पड़ेगा। अब ठीक है। फ्यूल संकट से बढ़ के अगर इस तरह की चीजें हो, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। ये तो खबर थी अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चेतावनी की। एक और बड़ी खबर है, मैं लौट रहा हूं, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इबोला वायरस की। इबोला वायरस भी पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने चेतावनी जारी की थी, और अब तस्वीर साउथ अफ्रीका के कांगो की, जहां पर आप देखिए कांगो में इबोला महामारी लगातार फैलती नजर आ रही है। पिछले 24 से 48 घंटों में 1000 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। इसके खिलाफ जो युद्ध है और विस्थापन की प्रक्रिया है, वो लगातार बढ़ाने के बावजूद जो प्रयास हैं नाकाफी नजर आ रहे हैं। और इसको रोकने के लिए जो एंटीबॉडी दवाई हैं, प्रयोगात्मक एंटीबॉडी मेडिसिन, वो मांगी जा रही हैं, और जो सप्लाई है वो काफी नजर नहीं आ रही। यानी कुल मिलाकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव नजर आ रहा है। इंटरनेशनल फंड रेजिंग के साथ साथ सपोर्ट की मदद भी की जा रही है। डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, इबोला वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही चिता चुका था, और धीरे धीरे हम जैसे देख रहे हैं कि पूरे साउथ अफ्रीका में एक आउटबर्स्ट सा है। कल तक हम बात कर रहे थे कुछ और कंट्रीज की, अब कांगो भी उस लिस्ट में आ गया, जहां पर 24-48 घंटों में हजार से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, ये इबोला वायरस तो अब कांगो में 1976 में ही ये जांच में पकड़ा गया था कि एक वायरस है जो काफी संक्रामक है और इसके खतरे हैं, लेकिन वर्ल्ड के कंट्रीज ने इस पे ध्यान नहीं दिया, चूंकि ये अफ्रीका के एक कंट्री में था, जबकि कांगो जिसकी आपने बात की कुणाल जी, वो तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और वहां से फैल के अब युगांडा में भी पहुंच गया है। और देखिए, हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, फ्लाइट इतनी ज्यादा चलती है दुनिया के हर देशों में और भारत में भी, तो वायरस तो फ्लाइट के थ्रू कहीं से कहीं भी आ सकता है, सी रूट से आ सकता है।
तो कोई भी देश इससे बचा हुआ है, अछूता रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में एक कलेक्टिव प्रयास पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो कर ही रहा है, लेकिन विश्व के सब देशों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो कोरोना महामारी जैसी विकराल रूप अच्छा भी सर, देखने को मिल हर वो सकता है। बीमारी कितनी ज्यादा भयानक या प्रभावशाली हो जाती है जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त दवाएं नहीं होती हैं। जब कोरोना आया था तो भी उसको लेकर परेशानी थी, H1N1 वायरस की भी बात आपको याद होगी, और अब उसी तरह इबोला की चर्चा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त हमारे पास एंटीबायोटिक दवाई नहीं है कि आपने तुरंत दिया और उसकी रोकथाम हमने कर ली। आप इधर उधर से मिक्स कर करके आप काम चलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिक्कत है कि वैसे तो इबोला का एक वैक्सीन की तो बात है कि वो है, लेकिन वो महंगा है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी अमेरिका एक बहुत बड़ा फंडिंग भी देता था और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देता था, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी वेस्टर्न कंट्रीज के सहयोग रहे हैं और उन्होंने लीड भी लिया है। अमेरिका का WHO से हट जाना, फंडिंग कम कर देना, इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ा है। और अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनको तो इससे अभी इमीडिएट उन पे असर पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये एशिया और अन्य जगहों पे भी फैलेंगे और अमेरिका इससे अछूता नहीं रहेगा। ये कोविड महामारी ने दिखा दिया कि कैसे अमेरिका में पर अगर कैपिटा देखा जाए तो अमेरिका कोविड का डैमेज सबसे ज्यादा अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका और अन्य जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, हर किसी को साथ लेके और एक कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है, तभी इस तरह की बीमारियों से और चेतावनियों से हम बच पाएंगे। चलिए लौट रहा हूं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर। अगली खबर वर्ल्ड न्यूज के सेगमेंट में खबर जुड़ी है रशिया यूक्रेन से, जहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच फिर से तनाव चरम पर है। जेलेंस्की ने ट्रंप से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। कीव पर बड़े पैमाने पर रशिया की तरफ से हो रहे मिसाइल अटैक के बाद नागरिक का जो बुनियादी ढांचा है पूरी तरह से कोलैप्स, क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय सहायता बढ़ाने की मांग भी जेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर रशिया की तरफ से यूक्रेन के कीव पर ताबड़तोड़ हमले हुए, तस्वीरें आपके सामने, इमारतें जर्जर होती नजर आई हैं। उसके बाद अब वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम की मांग करते नजर आए हैं। साथ ही साथ यूरोपियन नेशंस यानी नाटो से भी उन्होंने आर्थिक सहायता की मांग की है। सर कैसे देखते हैं आप? जेलेंस्की तो और डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलवेज जेलेंस्की के साथ खड़े हुए थे और उनके और ट्रंप के संबंध पुतिन के साथ उतने बेहतर भी नहीं है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले कीव पर हमला किया था यूक्रेन की तरफ से, तो जेलेंस्की ने पुतिन को सनकी तक कह दिया था और अब जेलेंस्की थोड़े से घबरा गए हैं, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की गई है। देखिए, अब जेलेंस्की के साथ प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ने इतना अपना फैला लिया है, अब उसके हथियार कम हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन से ज्यादा उसका ध्यान अब ईरान पे चला गया अमेरिका का। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां जहां भी हथियार सप्लाई की और कमिटमेंट किया, अब तो वो इजराइल को नहीं दे पा रहे हैं, या कई देशों के ऑर्डर जो हथियार के हैं वो फंसे हुए हैं। कई जैसे आप साउथ ईस्ट एशिया में जापान, कोरिया तरफ से भी उन्होंने अपने डिफेंस को और उस एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह को हटा लिया। ऐसे में ईरान यूक्रेन में एक क्राइसिस तो हुई है हथियारों को। अब अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम उसके कई तबाह हुए हैं ईरान के एरियाज में, तो वो कैसे डिप्लॉय करेगा वो एक चुनौती है, और इसीलिए जेलेंस्की अब घबरा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ रूस मानने को तैयार नहीं है। अब 4 साल से ज्यादा हो गए यूक्रेन वॉर को, रूस ने और ज्यादा आक्रामकता दिखाई है और उसको फायदा एक तो ईरान युद्ध से मिल रहा है, दूसरा यूरोप और नेटो और अमेरिका के बीच जो दूरियां बढ़ी हैं, जो डिस्टेंस बढ़ा है सहयोग का और विश्वास का माहौल घटा है, उससे रूस को यूक्रेन पे और ज्यादा चढ़ाई करने में ज्यादा मदद मिली है। एक तरफ ट्रंप ने तो प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन में कि हम 1 दिन में यूक्रेन वॉर को खत्म कर देंगे, आज वो रूस को कहीं ना कहीं सहयोग देते मिल रहे हैं। जो रूस से सैंक्शन हट गया है तेल बेचने का, उससे ऐसे में जेलेंस्की अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ भी महसूस और ज्यादा वो फोकस करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजिताभ सिंह सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से अपना अपना नजरिया पेश करने के लिए। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज के इस खास सेगमेंट में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे।